जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियो साइंटिस्ट 2026 के पेपर एनालिसिस को। यार, ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं था पर्सनली कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस पूरी वीडियो में बस एक बार रुक जाना, समझना। ये पेपर ना, मुझे लगता है कि आपके लिए शायद लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यार, ऐसे ही पेपरों से ना हमें समझ में आती है कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है। हम बकायदा कितनी ही टेस्ट सीरीज लगा लें, हम यूपीएससी के माइंडसेट को समझ नहीं सकते। बट हम जब ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि यार, यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है और क्या मेरी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में जा रही है क्या। और सर, जियो साइंटिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे सोर्सेस आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं। ठीक है, आज यहां पर हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, टोटल हमारे 13 क्वेश्चन पूछे हैं, हमारे 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछे हैं हमारे ज्योग्राफी में। अब ये 13 के 13 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ के आपकी एनसीईआरटी में है। सारे के सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ के। अब यहां पर मैं आपकी एनसीईआरटी भी दिखाने वाला हूं, साथ में मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। यार, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर, आपके नोट्स में से भी कुछ आ रहा है या बस आपने नोट्स बना दिए यूं ही हमारे लिए परेशान करने के लिए। तो सर, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जो बच्चे मेरे नोट्स पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ध्यान से चलना। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो, पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उसकी बात हो रही है। और कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर फाउंड इन रीजन्स विद लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। दूसरा पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में ये फाउंड किए जाते हैं। और तीसरा, कुछ स्पीसीज दी हुई है, खेजरी और खेर, क्या ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको यकीन होगा, एनसीईआरटी है, ऑब्वियस है एनसीईआरटी है, और कहां से पूछेगा यार, एनसीईआरटी। अब कौन सी एनसीईआरटी? सर, ये है आपकी क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसका पेज नंबर 59 है। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। अब यहां पर जब आप आओगे तो दोस्त, यहां पर आप देखोगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। देखो, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में पूछा है। बकायदा बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइप्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट निकल कर आता है ना, सारे इंपॉर्टेंट है यार, पर थॉर्न फॉरेस्ट की कुछ अलग सी बात है। वो अलग बात क्यों है? क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, यूपीएससी कई बार इस पर ना क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यूपीएससी बहुत सिंपल तरीके से नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट पर आमतौर पर क्वेश्चन आते रहते हैं, उसे नहीं, मतलब यूपीएससी नहीं पूछ रहा। एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, वो भी नहीं पूछ रहा। पूछ रहा है तो कुछ चीजें हटके। अब जैसे ये थॉर्न फॉरेस्ट है, अब ये बेशक उसने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट उठाया है, मतलब फॉरेस्ट का एक अलग टाइप उठाया है, बट यार ये प्रिडिक्टेबल था। क्योंकि मैं आपको एग्जाम का ईयर भी बता देता हूं, सीएपीएफ में 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, और अभी हाल ही में एनडीए सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो थॉर्न फॉरेस्ट आपको तैयार करना है। क्वेश्चन यहीं से आया है, मैं दिखा भी देता हूं। रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, यही है आपका। मैं क्वेश्चन को पहले तो यहां पर उठा के लेकर चलता हूं आपके सामने, ताकि आप क्वेश्चन देखते रहो और मैं यहां पर पढ़ के बताता रहूं। ठीक है, देखो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहां कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर, तो भैया ये रहा 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि फाउंड इन पार्ट ऑफ झारखंड, तो यहां पर कह रहा है कि ये कहां कहां इंक्लूडेड है। रीजन क्या है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो झारखंड तो नहीं है भाई, झारखंड तो नहीं है, हटा दो इसको, एलिमिनेट कर दो। फिर कह रहा है कि खेजरी और खेर, तो भाई ये रहा खेर और ये रहा खेजरी। ठीक है, तो मतलब तीनों की तीनों चीजें मुझे अपनी एनसीईआरटी में मिल गई। सेकंड मेरा गलत हो जाता है, आंसर मेरा 1 और 3 होगा। ये रहा मेरा 1 और 3 आंसर। ठीक है, अब ये तो बात रही कि सोर्स मिल गया। अब अप्रोच समझो कि मुझे करना क्या है मेरे सीएपीएफ के एग्जाम के लिए। सीजीएस वालों का तो हो गया जो होना था, अब सीएपीएफ वाले बच्चों को क्या करना है। देखो, वेजिटेशन का चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो। नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से मुझे समझ में आ गया। उसमें भी मेरा थॉर्न फॉरेस्ट है जिस पर मैं ज्यादा फोकस दूंगा। फोकस मेरा सब पर रहेगा, पर थॉर्न फॉरेस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस में रहेगा। अब यहां पर जब भी आप ये चैप्टर तैयार करोगे ना, 3 चीजें जिस पर सबसे ज्यादा फोकस यूपीएससी करती है, ध्यान देना। एक चीज कौन सी है? देखो, एक तो रेनफॉल।
आपको जब भी फॉरेस्ट पढ़ रहे हो आपको यह ध्यान देना है कि उसका रेनफॉल क्या है, ठीक है। दूसरा, वो किस एरिया में है, ठीक है। जो जो फॉरेस्ट है वो किस एरिया की बात कर रहा है। तो जैसे यहां पर बात की है ना इसने, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो आपको वो एरिया पता होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है उसके एग्जाम्पल्स, कि कौन कौन सी स्पीसीज वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हर फॉरेस्ट में आप निकालकर अपने नोट्स में निकाल के लिख लोगे। नोट्स में लिखो या फिर यहां कहीं साइड में लिख लो। और साथ में चौथी चीज जो निकल के आएगी वो कहीं कहीं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स निकल के आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में करनी है, ठीक है। अब बात आते हैं नोट्स की। जो मैं आपको नोट्स यहां पर प्रोवाइड कराता हूं, जो हमने आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड की है, यार इस पर मुझे बात करनी है, जरूर करनी है, क्योंकि एक भरोसा मुझे उन बच्चों को भी देना है जिनको मैंने अपनी ये जो हार्ड कॉपी है वो मैंने प्रोवाइड कराई है। तो अब मैं उसमें भी आपको दिखाता हूं। देखो यार, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको दिए हैं। अब यहां पर आओगे, थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब का एक टॉपिक दिखेगा, जहां पर जो मैंने तीन चीजें बताई हैं उसी तीन फॉर्मेट में मैंने नोट्स बनाकर दिए हैं। अब यहां पर देखोगे, एक तो मैंने यहां पर क्लियर बताया कि कहां कहां मिलता है, फिर मैंने क्लियर बताया कि उसके कुछ अगर एक्स्ट्रा फीचर है तो ये हैं, और फिर मैंने रेनफॉल बताया है, और लास्ट में बताइए स्पीसीज। ये चार पार्ट में आपके नोट्स डिवाइड होने चाहिए। अब यार बहुत सारे लोगों का ना ये कंसर्न होता है कि सर हम एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं, हमने नोट्स की क्या जरूरत है। आप पढ़ो एनसीईआरटी से, नो डाउट यार, बट एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा ना चीजों को, मतलब एनसीईआरटी आपकी एकदम रॉ है, रॉ फॉर्मेट। अगर आप ये पेज देखोगे यार, देखो इस पेज पे अगर ये बिल्कुल ऐसा आपके सामने है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इस पेज पर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बट जब मैंने यहां पर मार्क करके दिखाया आपको कि एक याद करो रेनफॉल, एक याद करो एरियाज, एक याद करो स्पीसीज, और आपने या तो उसको कहीं लिख लिया या कुछ इस तरीके से नोट्स बना लिए। अब सोचो कि जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करने जा रहे होगे तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो भाई चाहे आप एनसीईआरटी में करो, चाहे आप नोट्स में करो, बट इस तरीके से ना अपने रॉ फॉर्मेट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बना लो बस, जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। अब यहां पर आप देखोगे, ये चीज देखना, एक चीज दिखाता हूं। अब यहां देखो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में मतलब इन्होंने भर दिया कंटेंट, पर उस भरे हुए कंटेंट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मैंने आपको प्रेजेंट करके दे दिया या फिर आपने उसको लिख लिया, तो यार कैसे चीज भुला दोगे। अब यहां देखो, ये मैंने एक टेबल में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक टेबल में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। एक टेबल के फॉर्मेट में मॉइस्ट डेसिडुअस अलग और ड्राई डेसिडुअस अलग कर दिया, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रेनफॉल याद रखना है तो दोनों का रेनफॉल दिखा दिया। उसके बाद लोकेशन मैंने बताई थी याद करनी है तो दोनों की बता दी कि कहां कहां पाए जाते हैं। उसके बाद स्पीसीज मैंने बताई थी तो स्पीसीज मैंने लिख दी। इन तीन चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करके अपने नोट्स में, अपनी बुक में कहीं भी लिख लेना। नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला हो गया भाई, यहां पर मैंने आपको चीजें दिखा दी, नोट्स में मैंने ये सारी चीजें आपको मेंशन करा दी कि स्पीसीज, रेनफॉल और लोकेशन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा डन, नोट्स से भी और आपकी एनसीईआरटी से भी, आप जो भी फॉलो कर रहे हो। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू वाटर वेपर। अब वाटर वेपर मेरी थीम है, यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दे रहा है वाटर वेपर के कॉन्सेप्ट पे और पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट है कि इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नोर टू हॉट, ठीक है। अब यार इसका जो डायरेक्ट सोर्स है ना, वो हमारे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर नाम का एक चैप्टर है, क्लास 11th इंडियन फिजिकल एनवायरमेंट बुक का नाम है, ठीक है। ये इंडियन फिजिकल नहीं होगा, ये फिजिकल ज्योग्राफी होगा, ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। तो उसमें आपका ये चैप्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यार आप, अगर आपके सामने ये पेज है ना, अब देखो यहां इस पेज को देखो, जो ये पेज आपके सामने, ये इतना रॉ है ना कि आपको यहां समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि यार क्या जरूरी है क्या नहीं। किसी ने तो इस पूरे पेज को एकदम पोत रखा होगा अपने हाईलाइटरों से, पूरी होली खेल रखी होगी, पर आपको छोटे छोटे ना पॉइंट्स निकालने हैं यार, फॉर्डर निकालने हैं, तो तब जाकर आप इस चैप्टर में से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल पाओगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे निकालने। अब देखो वाटर वेपर यहां मेंशन है। अब इस वाटर वेपर के इस पैराग्राफ को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना है। ये रॉ है, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर आना है। तो इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो वाटर वेपर है वो डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ, एक पॉइंट। फिर उसके बाद इट मे अकाउंट फॉर 4% of the air volume while in the dry and cold areas desert polar region it may less than 1%। तो भाई वार्म और वेट ट्रॉपिक्स एरियाज में 4% तक हो जाता है हमारा वाटर वेपर, जबकि कोल्ड और ड्राई एरिया में 1% तक हो जाता है हमारा वाटर वेपर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा,
वाटर वेपर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ी हौच पौच मैंने भी कर दी, बट ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चौथा पॉइंट, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलोंग द अर्थ, नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नोर टू हॉट, चौथा पॉइंट। और पांचवा, वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। आ गए ये लास्ट में दोनों पॉइंट। देखो ये दोनों ही पॉइंट थे आपके जो क्वेश्चन में पूछे हुए थे। मैं आपको क्वेश्चन भी साथ में रख के दिखाता हूं ताकि एकदम कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज का, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा आपका लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, ये रहा पॉइंट, और ये रहा वो, एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट, ठीक है। सॉरी, इधर है ये सेकंड स्टेटमेंट में, नाइदर टू बिकम नॉर टू हॉट, और ये स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी वाला ये लास्ट में। दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब यहां पर बस मेरा मकसद आपको समझाने का है कि यार इनको ना ऐसे रॉ फॉर्मेट में मत छोड़ देना, या तो यहां कहीं जॉट डाउन कर लो 5 पॉइंट जो मैंने अभी बताया, या फिर इसी में मार्क कर लो कि दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। ये रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा ये स्ट्रेटेजी। अगर नोट्स बना रहे हो तो देखो, अब ये पूरे एटमॉस्फेयर के बड़े शानदार नोट्स आपके सामने मैं दिखा रहा हूं जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बताने के लिए। परमानेंट गैसेज आपको पता होनी चाहिए एटमॉस्फेयर की पूरा सीक्वेंस में, ठीक है, कि कौन सी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऐसा क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां पर एक गैसेज का डिस्कशन है, तो गैसेज में आपकी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, इसके बारे में हमें यहां पर पूरा नोट्स क्रिएट करना है। फिर जो वाटर वेपर है, मेन हमारा जो मुद्दा है वाटर वेपर। अब जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, देखो पांचों के पांचों मैंने किस तरीके से मेंशन किए हैं। एक, डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, मतलब मैंने डिक्रीज वाला एक साथ रख लिया ताकि मुझे जब भी याद करना हो मुझे तुरंत ध्यान आएगा कि यार मैंने वाटर वेपर का बनाया था, नीचे मैंने डिक्रीज लिखा था एल्टीट्यूड और पोल्स में, तो याद आएगा कि वो कहीं इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज ही करता है। फिर उसके बाद वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में क्या इसका है, तो वार्म एंड वेट ट्रॉपिक में 4% है। फिर ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में लेस देन 1% है। बहुत सिंपल कर दिया पैराग्राफ को। उसके बाद लास्ट में 2 पॉइंट और, एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू हॉट और टू कोल्ड, और इट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन द एयर। भाई ये जो नोट्स में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, प्लीज ऐसा मत सोचना कि ये मैंने अब बना के दिए हैं पेपर होने के बाद। जिसके पास ये नोट्स होंगे ना, वो जाकर खोल कर देखना, वहां जाकर खोल कर देखना, उसमें दिखेगा ये पॉइंट बकायदा। और देखो आप डिट्टो आपके क्वेश्चन में है ये, ठीक है, वही पॉइंट है, ये रहा, ये रहा, एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू हॉट टू कोल्ड, और फिर स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी वाला। समझ में आ रहा है कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये आपके लिए जरूरी है, कैसे आपको बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों का सोर्स एनसीईआरटी नोट्स दोनों से दिखा दिया। उसके बाद तीसरे पे आ जाओ। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू कंडीशंस फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। साइक्लोन के बारे में डिस्कशन है, 2 पॉइंट दे रहा है, दोनों को मैं दिखाता हूं आपकी एनसीईआरटी से। अब देखो सिंपल सी बात है, फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इधर पूछ लिया, एनडीए 2025 में पूछ लिया, सीडीएस में पूछ लिया, कर लेना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर देखो, अब आपको कुछ एनसीईआरटी को ऐसे मार्क करना है। अगर आप एनसीईआरटी में भी मार्किंग कर रहे हो ना, कुछ ऐसे करो, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हाईलाइट कर दी। अब यहां आप नोटिस करोगे, यहां मैंने मेंशन किया है, ध्यान से देखना, यहां क्लियरली मैंने मेंशन किया है द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। अब ये कुछ कंडीशन बताइए जो फॉर्म करने में मदद करती हैं हमारे साइक्लोन को। अब वो 5 कंडीशंस है, फिर से 5 कंडीशंस का नोट्स बनाओ। देखो यार, अगर ये आप चीजें नोट फॉर्मेट में नहीं बनाओगे, ये रॉ है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं कभी एनसीईआरटी के लिए मना नहीं करूंगा, पर उस एनसीईआरटी को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी को जब कहा जाएगा ना कि 10 बार रिवाइज करो, एग्जाम से पहले 1 हफ्ते में रिवाइज करो, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए या तो यहीं साइड में नोट डाउन कर लिया, या कहीं एक स्टिकी नोट्स अलग पेज में बना लिए, ठीक है, पर नोट के फॉर्मेट में उस रॉ को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करो। अब यहां पर ये जो चीजें दी हुई हैं, अब एनसीईआरटी ने तो खुद ही उसको पॉइंट में दे दिया, पर बहुत जगह, जैसे पीछे मैंने भी दिखाया, वाटर वेपर में तो नहीं दिया था, पर यहां देखो, यहां तो एनसीईआरटी ने खुद दे दिया कि भाई पहला पॉइंट है लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और जहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये एक पहला कंडीशन है साइक्लोन के लिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तीसरा है स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड, चौथा है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, और पांचवा है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल। अब यार अगर क्वेश्चन उठाकर मैं यहां फिर से दिखाऊं आपको, ये देखो, क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और मैच कराते हैं कि भाई स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी में दिए भी है या नहीं। तो ये रहा स्मॉल वेरिएशन वाला पॉइंट, और ये रहा स्मॉल वेरिएशन वाला पॉइंट, ठीक है, मैच कर रहा है बिल्कुल। ये रहा अपर डाइवर्जेंस वाला पॉइंट, और ये रहा 5th पॉइंट अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल।
भाई डिट्टो है बिल्कुल। तो अब आप इस टॉपिक को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को, और सिर्फ इस टॉपिक को नहीं, इस पूरे चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करोगे और यार जब भी नोट्स बनाओगे कंपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन ना एक तो ये फेवरेबल कंडीशन वाला हो गया, एक कंपेयर कराएगा आपको ट्रॉपिकल एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ठीक है, देखो अब जैसे यहां पर है, ये चीज मुझे पता है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हजारों देखे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स में ये चीज इंक्लूड करी है कि साइक्लोन है। अब साइक्लोन को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंपेयर कराओ एंटी साइक्लोन से, क्योंकि ये कंपैरिजन ही आपको क्लियरिटी देगा। और कल जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, आप गलत कर ही नहीं सकते हो यार, आप गलत कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब यहां पर एंटी साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंपैरिजन हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या फर्क है, उसकी कंडीशंस में क्या अंतर है, वो कैसे उससे कंपेयर किया जा सकता है, ऐसी चीजों के नोट्स बनाओ। ये चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने फेवरेबल कंडीशंस की बात करी, ठीक है, अब आपको मैं दिखा दूं कि जो क्वेश्चन आया है क्या वो हमारे नोट्स में था। देखो बहुत ही प्यारे ढंग से पांचों की पांचों फेवरेबल कंडीशन मैंने यहां पर गिवन है, मैंने दी है। देखो, कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब सोच के देखो कि जो बच्चा वो पैराग्राफ पढ़ रहा होगा या जो बच्चा इस पॉइंट्स को देख रहा होगा अपने नोट्स में या मेरे नोट्स में, उसको चीजें याद कौन सी ज्यादा रहेंगी, हिट कौन सी करेगी। सफाई, ये जो बिल्कुल मतलब जो है ना बहुत ज्यादा हौच पौच जो कंटेंट की होती है, उसको साफ सफाई करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले आओ। तो अब यहां पर देखो, ये रहे स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड, ये रहा पहला पॉइंट, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल और अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, दोनों है। आंसर बोथ हो गया, एनसीईआरटी में भी दिखा दिया, नोट्स में दिखा दिया। जिसके पास नोट्स है भरोसा करना, इस नोट्स के अलावा कुछ नहीं आने वाला, कहीं से बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि ये नोट्स एनसीईआरटी का ही एक स्ट्रक्चर्ड वर्जन है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, जैसे ये साइक्लोन बना लिया कि साइक्लोन इंडिया में कहते हैं हरिकेन्स, टॉर्नेडो, टाइफोन, विली विली, टीफू, बुगोई। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट कर दी। ओके, आ जाओ मैपिंग का क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मैपिंग का क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर 8 है। उसने पूछा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से पास होता है, 8 स्टेट से पास होता है। अब इस यूपीएससी की चाल में मत फंसना कि इतना आसान पूछ लिया तो तुम्हारे सीएपीएफ या सीडीएस में भी इतना ही आसान पूछूंगा, नहीं भाई। एक एक छोटी से छोटी चीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको मैं दिखाता हूं। ये मैंने एक आधे घंटे की वीडियो बनाई है यूट्यूब पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 25 मिनट्स में आपने एक बार देख लिया ना यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको प्यार हो जाएगा मेरी मैपिंग से और समझ में आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और पूरी की पूरी ये एक सीरीज चल रही है मैपिंग की, पूरी खत्म कर लेना। मैं कहता हूं मैपिंग का एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, जो अच्छा होगा, जो रेलेवेंट होगा। जो आलतू फालतू क्वेश्चन होंगे वो तो किसी से नहीं होने वाले, बट ऐसा क्वेश्चन जो किसी और से हो रहा होगा, मैं गारंटी लेता हूं आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अब जैसे देखो बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने जैसे नोट्स में भी दिया है। एक मैप आपके पास होना चाहिए पूरा इंडिया का, ठीक है, जहां कई सारी चीजों पर डिस्कशन हो। उसके साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जैसे ये पता होना चाहिए कि टोटल 8 स्टेट्स हैं, 2 कोस्टल हैं, 6 लैंडलॉक्ड हैं, फिर वो कौन कौन से स्टेट्स हैं ये पूरा होना चाहिए। फिर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैपिटल की कौन सी पास है कौन सी दूर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा जा चुका है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना आपके माइंड में तुरंत घूमने चाहिए। जैसे ही वहां पर दिखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मेरे दिमाग में सब कुछ चल गया, अब पूछ लो जो क्वेश्चन पूछना है। ये होती है तैयारी। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द बिग स्प्लैट। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्स टू द बिग स्प्लैट। अब यहां पर कुछ नहीं है यार, आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा कर दिया है। फॉर्मेशन ऑफ मून इसका राइट आंसर है। बिग स्प्लैट थ्योरी है जो आपके मून फॉर्मेशन की जानकारी देती है। मैं आपको दिखा देता हूं। अब एनसीईआरटी में यार ये जो एक चैप्टर है ना, अभी तक इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस थी नहीं, बट ये मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले 1-2 सालों से यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यार, अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। सीजीएस में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसी चैप्टर से। अभी देखना, ये देखो एनडीए का सीएपीएफ का 2024 का क्वेश्चन 24 में क्वेश्चन आया था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था नेबुलर हाइपोथेसिस पे। तो भाई इस चैप्टर को आपको तैयार करना है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इस चैप्टर को आपको रेडी करना है। अब इस चैप्टर में कहां से पूछा है ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहां पर इन्होंने मून फॉर्मेशन का डिस्कशन किया है, ये रहा। ठीक है, ये रहा मून फॉर्मेशन का डिस्कशन। यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा समझाया हुआ है। मैंने देखो इस तरीके से ना ब्रैकेट में अपने भी जब बुक पढ़ते हो तो साइड में लिख लो कि यार इस पैराग्राफ में क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कंक्लूड करूं। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया बिग स्प्लैट थ्योरी। ठीक है, मैंने तो इनफैक्ट अपना फोटो भी लगाया हुआ है वहां पर। ठीक है, जब मैंने गेम चेंजर में एक्सप्लेन किया था तो पूरा फोटोज के साथ किया था। तो ये बिग स्प्लैट थ्योरी आपको याद होना चाहिए कि मून से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहां से हमारा बुक से हो गया।
अब मैं नोट्स से भी दिखा देता हूँ। नोट्स में सर ये मैंने मून पूरा अच्छे से पढ़ाया है, फेजेस बताए हैं, ठीक है, और मून से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई है। और यहाँ देखो ये मेंशन किया है जियान इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट थ्योरी, ये दो थ्योरीज हैं जो फॉर्मेशन ऑफ मून पर बेस्ड है। सिंपल है, बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद द अर्थ इन द इनिशियल फेज ऑफ द फॉर्मेशन वॉज हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंप्राइजिंग। अब सर ये एक टॉपिक है जो इसी चैप्टर का है। अभी तक यार यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, इन्होंने अब की बार पूछ लिए, तो अब मैं कहूंगा कि इस वाले पार्ट को, जो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वाला पार्ट है, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मून, सन, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में। ये जो एक और इसका हिस्सा है ना इस चैप्टर का, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ जब अर्थ बन गई रॉ फॉर्मेट में तो वो इवॉल्व कैसे हुई, कैसे वहां पर एटमॉस्फेयर बना, कैसे वहां पर जीवन आया, आपको ये वाला जो कंपोनेंट है वो भी तैयार करना है, क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन है। देखो यहां ये दे रखा है कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर हुआ करता था उस समय हाइड्रोजन और हीलियम हुआ करता था, तो उसको 3 स्टेजेस में वहां से खत्म किया गया। मतलब उस समय जो आज आप अर्थ देखते हो और जो जब नया अर्थ बना था उससे आज की जो पूरी स्टेजेस है ना वो 3 स्टेजेस है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 स्टेजेस दे देगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इधर मैच करा देगा कि फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है और मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। देखो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया है तो यूपीएससी की टेंडेंसी होती है कि अगली बार आसपास से ही क्वेश्चन बनाएगा। तो ये रहे आपके तीनों स्टेजेस कि पहली स्टेज में क्या होता है, मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्री मोर्डियल एटमॉस्फेयर, तो जो एटमॉस्फेयर था वो हटता है, उस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम था जिस पर इस बार क्वेश्चन आया। सेकंड स्टेज में जो अर्थ के इंटीरियर वाला जो पार्ट होता है वो एटमॉस्फेयर को बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है, और फाइनली फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर चेंज होता है और आज जो एटमॉस्फेयर बना है वो बनता है। ये 3 स्टेजेस हैं, इसको भी नोट्स में यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके और इधर करके आपको तैयार करना है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेटलाइन इज मेड जिगजैग्स टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। अब मैंने कहा था ना कि टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं, 13 में से एक क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में से नहीं मिलेगा, वो है सर ये। और ऐसा हमेशा होगा कि एक आधा क्वेश्चन जरूर ऐसा फंसेगा जो या तो आप कुछ गैस कर दो या कुछ तुक्का मार दो या छोड़ के आ जाओ। ठीक है, अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो भाई इसने पूछा है कि जो इंटरनेशनल डेटलाइन है उसे जिगजैग बनाया जाता है, तो वो कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको अवॉइड करने की वजह से उसे जिगजैग बनाया गया। तो यहां पर जो आंसर है भाई उसका नाम है एलुशियन आइलैंड, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे और सेट ऑफ आइलैंड है, मैं आपको सारों की लिस्ट दे देता हूं ताकि अगली बार कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो याद रखना, एक तो एलुशियन आइलैंड, हवाई, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, तुवालू, समोआ, फिजी, तोंगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये कुछ आइलैंड्स हैं जिसके कारण से थोड़ा सा ना जो इंटरनेशनल डेटलाइन है वहां पर टाइमिंग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसको जिगजैग बनाया गया है। अब यार इसके डिटेल में भी हम जा सकते हैं पर वो मतलब नहीं है, मेरा मकसद यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना नहीं है, बस ये दिखाना है कि यार ये इंपॉर्टेंट है और ये तैयार कर लो। कहां से कर सकते हो, ये रहा सोर्स, ये है मेरा पर्पस। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा, अर्थक्वेक। अब इस बार जो इन्होंने जो एक क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने एक नया अप्रोच खोल दिया क्वेश्चन के पूछने का। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्वेश्चन में इसने दो तीन चीजें पूछी हैं। एक तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक के बारे में, फिर वॉल्केनिक अर्थक्वेक और इंटेंसिटी। अब यहां तक ये वाला जो पॉइंट था ये तो बार बार पूछा जाता था, पर ये फर्स्ट और सेकंड सर आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इस चीज का इंट्यूशन था कि यहां पर भी यूपीएससी जाएगी एक ना एक दिन। कैसे, ये कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। देखो अर्थक्वेक में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पी वेव है, एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, सरफेस वेव है, फिर उसके बाद इमरजेंस ऑफ शैडो जोन है। मतलब पूछने के लिए ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर इन्होंने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हटाकर इन्होंने कहां से क्वेश्चन आया, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब ये यकीन नहीं करोगे, एक ये टाइप्स और यहां पर उसके इफेक्ट, भाई कोई नहीं पढ़ता और ना पढ़ाता ये टाइप और इफेक्ट, पर मुझे पता है कि यार अगर एनसीईआरटी में है तो वो जरूर है, वो पूछेगा, आज नहीं तो कल पूछेगा। तो इन्होंने यहीं से ये टाइप, अब टाइप में ध्यान रखना, एक तो टेक्टोनिक, एक वॉल्केनिक, इधर आपका माइनिंग कोलैप्स अर्थक्वेक और इधर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ये चारों आपके नोट्स में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर देखो, मैंने इसके इस तरीके से नोट्स अलग से निकाल लो अपने नोट्स में कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन और रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये पांचों के पांचों आपके बने होने चाहिए। अब क्वेश्चन एक बार उठा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को यहीं रख लेता हूं मैं साइड में। ठीक है,
अब देखो यहां कह रहा है कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक ओरिजिनेट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलोंग अ फॉल्ट लाइन। सर बिल्कुल वर्बैटिम, एकदम सेम दिख रही हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिक अर्थक्वेक इज अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक स्पेशल टाइप ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक कन्फाइंड टू एरिया ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। आप सोच रहे होगे कि यार नोट्स में बिल्कुल चीजें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन में से कैसे दिख रही है। सर वो इसलिए दिख रही है क्योंकि ये नोट्स ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं हवा में से बना दिए, आपकी ही एनसीईआरटी को जो एक रॉ फॉर्म है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दे दिया है। तो ये बिल्कुल सही है कि यार हम अक्सर कहते हैं कि यार एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, नोट्स करने की जरूरत नहीं है। भाई बिल्कुल नहीं है, पर मेरा बस ये कहना है कि वही एनसीईआरटी को अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट कर दें तो आप सोचो ना कि मैं आपको एनसीईआरटी से दूर नहीं ले जा रहा हूं, मैं उसी एनसीईआरटी को एक बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। और वही मैं कह रहा हूं कि आपको भी बस ऐसे ही करना है। समझ में आया कि आपको कैसी चीजें तैयार करनी है। अब जैसे इफेक्ट है, अब आप देखो यहां पर इन्होंने इफेक्ट्स को बहुत रॉ फॉर्मेट में लिस्ट बनाकर दे दी। अब इस लिस्ट को भी दो पार्ट में आपको डिवाइड करना जरूरी है। यहां पर इन्होंने नहीं किया, पर ये देखो ये मुझे करना होगा। एक ऐसी जो लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है और एक ऐसी जहां पर सिर्फ हमारी मतलब अर्थक्वेक के इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जहां सिर्फ लैंडफॉर्म को हार्म होता है और ऐसे कुछ अर्थक्वेक जहां लाइफ और जो लोग और उसकी प्रॉपर्टीज है उनको भी हार्म होता है। कभी बना देगा क्वेश्चन, अगर वो यहां तक आ गया ना तो वो यहां तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी तो देखो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कि कैसे मुझे जो अर्थक्वेक है उसको प्रेजेंट करना है। तो ऐसे करके एक बॉक्स बनाकर एक तरफ पी वेव एक तरफ एस वेव, ठीक है, उससे रिलेटेड मुझे अर्थक्वेक और जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। अच्छा यहां पर एक और स्टेटमेंट था, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये दो तो हो गए, ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। फिर तीसरा था इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, तो इस पर भी एनडीए 2025 में क्वेश्चन आया बिल्कुल रिसेंटली, तो ये भी आपको अपने नोट्स में याद करके रखना है। देखो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड स्केल होता है और मर्केली स्केल इंटेंसिटी स्केल होता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, इंटेंसिटी को रिक्टर कर दिया, मतलब इनका वही है कि स्प्लिट, मतलब उसको इधर और उसको इधर कर देते हैं, हमेशा का ही है इनका। तो इसको ना रट लेना कि रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड स्केल है और मर्केली इंटेंसिटी स्केल है। तो यहां पर जो है थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, मेरा 1 और 2 आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि भाई इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है और एनसीईआरटी से बनाए गए नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और जिसके पास मैंने जो चीज दी हुई है बस ट्रस्ट करना भाई, जो आपको दिया हुआ है ना, ये नोट्स मैंने जिसको दिए हैं, आंख बंद करके बस मेहनत से उसको रट डालो, खा जाओ बस, क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं है, ठीक है यार। ये सब मतलब नोट्स को भी साइड में रखने का रीजन इतना है क्योंकि बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं, एक फोमो क्रिएट हुआ है मार्केट में कि सर मैंने उसके नोट्स पढ़े, मैंने उसके नोट्स पढ़े, वहां से कुछ नहीं आया। मैं यार प्रूफ दिखा रहा हूं, मैं सामने दिखा रहा हूं कि मुझे नहीं पता कल आए ना आए, पर अगर यूपीएससी एनसीईआरटी से पूछ रहा है तो भाई वही एनसीईआरटी को बस एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया है और वो आपको दिया है, और वो प्रूफ है सामने की क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आ रहा है तो मेरे नोट से भी दिखेगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सारे क्वेश्चन हमारी एक ही बुक से आ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब 13 क्वेश्चन अगर पूछे हैं ना तो 10 क्वेश्चन तो आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है वहां से पूछे हुए हैं। तो उस बुक को तैयार करो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, मैं तीनों के तीनों पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसमें कीवर्ड क्या याद रखना है। मेटामॉर्फिक में एक तो रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, ये एक कीवर्ड है, फॉलिएशन, बेंडिंग और उसके एग्जांपल्स। अब यहां पर इसको ना देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारी एनसीईआरटी में क्या ये यहां पर मेंशन है। अब सर आप इस पेज को देखो, यहां मैंने तो थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, तब आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक में जाकर खोलकर देखना मिनरल्स एंड रॉक का ये वाला पेज, इस पेज में इतनी इंफॉर्मेशन है सर, आप अगर हाईलाइट करने आए ना तो पूरा का पूरा पेज हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। पर इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वो रिवीजन में दिक्कत देगी, नहीं तो आलतू फालतू सब चीज पढ़ ले जाओगे एग्जाम के लिए। अब देखो मेटामॉर्फिक रॉक में अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो सर ये बहुत क्लियरली ये रहा स्टेटमेंट कि मेटामॉर्फिक इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। सेम ये रहे हमारे कीवर्ड, ठीक है, ओरिजिनल मैटर्स को हो गया। दूसरा फॉलिएशन और बेंडिंग, तो यहां पर सर फॉलिएशन ये मैंने बताया भी था कि आपको ना इसमें बेशक बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए इस चैप्टर में, आपको हर टॉपिक के कीवर्ड पता हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ कीवर्ड है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, फॉलिएशन, लीनिएशन, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपको पता होने चाहिए। जैसे सेडिमेंट्री का कीवर्ड है, कल पक्का क्वेश्चन आएगा, सेडिमेंट्री का कीवर्ड है लिथिफिकेशन, और आई थिंक इस पे यहीं से सेडिमेंट्री से
CAPF 2025 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जैसे यहां पर इसका है लिथिफिकेशन, ऐसे ही यहां पर मेटामॉर्फिक का है फॉलिएशन, कीवर्ड पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, और साथ में ये जो एग्जांपल्स हैं ये रहे जीनोसाइट्स और सिनाइट, ये रहे नीसाइट्स और सिनाइट, ये रहे दोनों, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर तैयार कर लेना बढ़िया से। उसके बाद नोट्स पे आ जाओ। अब देखो सर नोट्स में कितने स्ट्रक्चर वे में मैंने चीजें दी हैं, मतलब फोटो के साथ दिया है आपको, फोटोज के साथ। सबसे पहले तो समझाने का तरीका देखो, आपने जो इन्फॉर्मेशन वहां पढ़ी उसको देखो। मेटामॉर्फिक रॉक को सबसे पहले एक स्टेटमेंट में बता दिया कि व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, वो बता दिया। अब एग्जिस्टिंग रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, तो यहां पर टेबल में डिवाइड कर दिया। अक्सर क्वेश्चन पूछता है एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, तो यहां पर मैंने बता दिया हीट, कंप्रेशन, सॉल्यूशन। अब कौन सा नहीं है ये भी बता दिया क्रॉस करके, क्योंकि यही फंसाता यूपीएससी कि डिकम्पोजिशन नहीं है, तो ये मैंने यूपीएससी की ट्रैप्स को भी वहां मेंशन कर दिया। दो पार्ट में डिवाइडेड है मेटामॉर्फिक, एक है डायनामिक और एक है थर्मल। डायनामिक में आपका रीऑर्गेनाइजेशन होता है मटेरियल का, मटेरियल रीऑर्गेनाइज होगा डायनामिक टाइप में। थर्मल में रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। तो जो यहां पर इन्होंने कंप्लीट एक स्टेटमेंट में दिया है ना, रिक्रिस्टलाइज्ड और रीऑर्गेनाइज, अगर मैं सिंपल मेटामॉर्फिक को देखूं तो बिल्कुल सही है, पर अगर उसके अंदर टाइप्स पर भी आऊं, भाई ये टाइप्स भी आपको समझना है। क्यों? क्योंकि यहां एनसीईआरटी में मेंशन किया है, यहां जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि मेटामॉर्फिक के दो टाइप, थर्मल और डायनेमिक, थर्मल के भी दो टाइप। तो भाई ये चीज आपको थोड़ा सा तैयार करनी है ढंग से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और रीजनल, चलो ये चीज तो हमारी यहां हो गई। अभी क्वेश्चन पर ही रहते हैं। उसके बाद फॉलिएशन और लीनिएशन, अलग से ही मैंने इसका एक वो बनाया हुआ है ब्लॉक, तो ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। रही बात एग्जांपल्स की, तो ये रहे एग्जांपल्स मेटामॉर्फिक के एग्जांपल्स, क्वार्टजाइट, सेनाइट, जीनाइस, नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट और सिस्ट। तो ये रहा आपका जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये रहे, यही दिया, ठीक है भाई। इस चैप्टर को भी तैयार करना है, प्रोसेस मैंने बता दिया। यहां पर एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं और ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी से भी दिखा दिया, नोट से भी दिखा दिया। अगला क्वेश्चन वेदरिंग। अब सर वेदरिंग पर तो मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं, आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदरिंग रिजल्ट इन मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है वेदरिंग इज कंट्रोल्ड बाय जियोलॉजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। जब भी याद रखना पेपर में ऐसे वर्ड यूज कर लेना, बट, ओनली, ऑल्सो, नाइदर, समझ जाओ कि यूपीएससी कहीं ना कहीं कुछ खेल करने वाला है, मतलब एकदम कॉशियस हो जाओ कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो अब यहां पर जैसे इसने बोला ना बट, मतलब पूरे चांसेस है कि वो आपको ट्रिक करना चाह रहा है, और यही होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाता हूं, ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से, भाई मतलब ये चीज गेम चेंजर वाले बच्चे शायद अगर उन्होंने रिवीजन प्रॉपर किया होगा उनको पता होगा। इस बॉक्स को मैंने अलग ही हाईलाइट कराया था। अच्छा, यहां पर जो भी आप हाईलाइट देख रहे हो ना भाई, वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम होने के बाद हाईलाइट किए। जिसके पास भी मेरा जो कंटेंट है वो जाकर दोबारा देखना, रिविजिट करना, आपको दिख जाएगा कि सर ने ये चीज उस समय भी यही सेम पेजेस दिए थे। ये वाली जो आप हाईलाइट देख रहे हो ना, मतलब रेड से भी किया है, ग्रीन भी किया है, मुझे पता था कि यार ये पूछेगा, और देखो यहाँ पूछ भी लिया। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, सेम बिल्कुल बकायदा वही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पहली लाइन देखो क्या कह रहा है कि वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द अर्थ। वेदरिंग एक्शन है वेदर और क्लाइमेट का। वेदर और क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेदरिंग का, ठीक है। यहां पर और भी चीजें हैं। वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशनड बाय, जो वेदरिंग प्रोसेस है उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, ट्रोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है वेदरिंग। जो वेदरिंग होगी, जो टूट फूट होगी, वो डिपेंड करेगी कई सारी चीजों पर। अब वो कौन कौन सी है इन्होंने यहां मेंशन कर दिया और बता दिया। क्लाइमेट इज पर्टिकुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट। पर यहां स्टेटमेंट में यूपीएससी नवाब साहब क्या कह रहे हैं कि वेदरिंग इज कंट्रोल्ड बाय जियोलॉजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना क्लाइमेट के तो वेदरिंग हो ही नहीं सकती। हटा दो सेकंड स्टेटमेंट। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हुआ, सी आंसर हो गया। सोर्स आपके सामने है, एनसीईआरटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नोट्स पर आ जाओ। जो बच्चे नोट्स भरोसा करके अपने पास रखे हुए हैं, मैं उनका भी भरोसा और दुगना कर देता हूं। इट इज डिफाइंड बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक और एक्शन ऑफ वेरिएशन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट पर डिपेंड है। पहले ही स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद केमिकल और वेदरिंग में डिफरेंस। अच्छा, अब इस चैप्टर में ना ये चीज बहुत ध्यान रखना। यहां पर देखो, ये मैंने ना बहुत अच्छे से मैं इसको प्रेडिक्ट द पेपर में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। केमिकल वेदर पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 3 4 5 सिर्फ इस पैराग्राफ से, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर से तो मतलब
कम से कम नहीं तो यार 40-50 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार कराऊंगा वीडियो में। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, पर अभी के लिए समझ जाओ कि तैयार कर लेना इसको, ठीक है, अपने एंड से। ठीक है, आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पर क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ज्यादा समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट लेकर आता हूं आपको आपके चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर पर, पेज 77, क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें यहां पर ना आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को उठा लेते हैं, साथ में लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। अब देखो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का यहां पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और कह रहा है कि जो इंसुलेशन है वो रिसीव्ड करती है अर्थ इन शॉर्ट वेव फॉर्मेट में। सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो शॉर्ट वेव में आ रही हैं। कॉन्सेप्ट याद रखो पहला, उसी से आपका ये पहला स्टेटमेंट होता है, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव। ठीक है, अब आ रही है शॉर्ट में तो जाएंगी लॉन्ग में, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगला स्टेटमेंट यही होगा यहां पर कि द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्मेट में। अब सन से वेव्स आई शॉर्ट वेव में, उसने पृथ्वी को करा गर्म, रेडी, बहुत ज्यादा हॉट हो गई हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी जब इतनी हॉट हो गई तो वहां से भी जो रेज हैं, ठीक है, वहां से भी एनर्जी रेडिएट होगी, निकलेगी। अब जो एनर्जी निकली वो निकलेगी लॉन्ग वेव में। सन से आ रही है शॉर्ट वेव में, अर्थ से निकल के जा रही है लॉन्ग वेव में। ठीक है, जो यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, यहां देखो इन लॉन्ग वेव में, और यही लॉन्ग वेव फॉर्म आपके अर्थ को गर्म करती है बिलो। यहां पर मेंशन है दिस एनर्जी हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, मतलब जो नीचे से, ऊपर से तो हमारी शॉर्ट वेव कर रही है और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जो लॉन्ग वेव जा रही है वो उसको अंदर से ही गर्म कर रही है। और वही जो सारी जो गैसेस निकल रही हैं वो टैप हो जा रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू। ठीक है, यही सारी टैप हो जा रही है हमारी। अब इसी पर इन्होंने बना दिया भाई साहब क्वेश्चन, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज शॉर्ट वेव। हो गया हमारा, ये तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया। अर्थ एनर्जी हीट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, ये भी अभी मैंने आपको दिखाया। और शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैस। अब देखो जो वेव रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो शॉर्ट तो नहीं है, वो लॉन्ग है, वो लॉन्ग वेव्स है, तो उन्हें टैप करेगी ना ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो यहां पर जो इन्होंने शॉर्ट वेव वाला जो टर्म खेला है ना, यूपीएससी ऐसे ही खेलता है, सिर्फ एक शब्द इधर से उधर घुमा देगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, ये रहा यहां पर लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस, ना कि शॉर्ट वेव। तो ये ट्रिक यहां पर इन्होंने खेली, एनसीईआरटी से मैंने दिखा दिया। अब नोट्स में दिखाता हूं सर, बकायदा मैप आपको फोटो बनाकर दिखाया है। ठीक है, ये तो ये आपकी एनसीईआरटी भी नहीं करके देगी, बकायदा फोटो बनाकर दिखाया है। इंसुलेशन से रेज निकाली है, देखो बहुत बढ़िया करके रेज निकाल के दिखाई है। इंसुलेशन शॉर्ट वेव में आती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव में जाती है। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको उस रॉ फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में इतना लिखना है कि व्हाट इज इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन कौन सी वेव है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और शॉर्ट वेव है, इतना ही है जो जानना है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मेनली हीट्स अर्थ एटमॉस्फेयर, लॉन्ग वेव एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। आपको दिख रहा है, यही है आपके जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, यही है, एक बार मैं दिखा भी देता हूं यार। इंसुलेशन शॉर्ट वेव, इंसुलेशन शॉर्ट वेव, अर्थ एनर्जी हीट्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, अर्थ एटमॉस्फेयर एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो। ठीक है, क्लियर है भाई, दोनों जगह से दिखा रहा हूं, नोट्स से भी और एनसीईआरटी से भी। जो बच्चा नोट्स पर भरोसा कर रहा है वो करे भरोसा बेहतरीन ढंग से, जो एनसीईआरटी पर कर रहा है वो एनसीईआरटी पर करे, पर तरीका मैं दोनों चीजों को समझाते हुए चल रहा हूं। साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। द मानसून एंटर इनटू वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन नहीं है। अब आओ मेरे साथ एनसीईआरटी में आओ, यहां पर देखो, बुक में ही चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर क्लियरली मेंशन है, ये वाला बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये चैप्टर आसानी से तैयार नहीं होगा अगर इसमें फोकस कम रखोगे तो। मॉनसून अप्रोचेस द लैंड मास, 2 ब्रांच में मॉनसून अप्रोच करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहां पर अरेबियन सी का डिस्कशन है, मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है इस समय, मेरा मकसद सिर्फ आपको सोर्स दिखाना है। ठीक है, ये देखो इंसुलेशन रिसीव्ड, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया यार, 1 मिनट बस, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो यहां कह रहा है कि मॉनसून एंटर इनटू वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। आपकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मॉनसून देयरफॉर एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। जब
देखो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, मतलब यूपीएससी ये लिख भी एनसीईआरटी ये लिख भी देती है ना कि भाई ये है ना, कि ये मतलब तू गलती से ये मत समझ लियो, जैसे यहां पर किया है कि तू गलती से साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन मत समझ लियो, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, मेन क्या है साउथ ईस्ट। तो यूपीएससी ऐसी जगह जान पूछ के घुसती है, वहां पर क्वेश्चन बनाती ही बनाती है। तो ये देखो इन्होंने यही किया, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन डाल दिया। क्यों, आप सोच रहे हो यार ये तो हर बच्चे को पता ही होगा, तो क्यों ही बनाती है यूपीएससी? नहीं पता। दिक्कत क्या है ना, हम लोग एक बार बुक पढ़ते हैं, अब जब एक बार बुक पढ़ी या 2 बार पढ़ी या 3 बार पढ़ी, चीजें नहीं रह पाती यहां पर, दिमाग में नहीं रह पाती। तो हमें ना दोनों ही चीजें, जब आप रिमेंबरिंग कर रहे होते हैं ना, उस चीज को याद करने की कोशिश करते हो ना, तो दोनों शब्द दिखाई दे रहे होते हैं, साउथ वेस्टर्ली भी और साउथ ईस्टर्ली भी, और ज्यादा फोकस साउथ वेस्टर्ली पर जाता है। क्यों? क्योंकि उसी का ही ये पूरा डिस्कशन साउथ वेस्टर्ली मानसून पर ही है, तो आपको इसीलिए वही याद रह जाता है। तो ऐसी चीजों पर ना आपको मतलब रुकना है, समझना है, या फिर अपने कहीं जाकर किसी नोट्स में जॉट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे की 2-3 चीजें और देखो। अच्छा ये वाला और देखो, द रिट्रीटिंग ये द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। तो तमिलनाडु के ऊपर मैंने एक अलग से बॉक्स बना दिया यहाँ पर, ठीक है। वाई द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द सीजन, तो ये भी बिल्कुल सही है, थर्ड भी सही है, फर्स्ट गलत है। और जो सेकंड है, द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग रेन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। देखो ये भी यहाँ पर मेंशन है, ये भी मैंने अलग से हाईलाइट किया था ग्रीन में, क्योंकि मुझे पता था कि ये अलग ही चीज़ है। द वेदर इन द रिट्रीटिंग मानसून इज ड्राई इन नॉर्थ इंडिया बट इट इज एसोसिएटेड विद रेन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। लाइन बाय लाइन है या नहीं है? अब सोच के देखो कि ये चीज़ नोट्स में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ यार, अक्सर नोट्स बनाते हुए ना, या तो हम पूरे की पूरे नोट्स ही छाप लेते हैं, ठीक है, या फिर इतने शॉर्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। पर सर मैंने चीज़ों को शॉर्ट नहीं बनाया है, मैंने बस आपकी एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर बदल दिया है। जो चीज़ उसने भर भर के दे रखी थी एक पेज में, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उसको टेबल के फॉर्मेट में, पिक्चर के फॉर्मेट में, लाइनिंग के फॉर्मेट में, ये काम किया है बस, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, अब देखो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मानसून को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मानसून विंड ऑफ द अरेबियन सी, मानसून विंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ये रहा वो पॉइंट, अलग से मैंने देखो यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी किया है ना, कि मानसून इन इंडिया एंटर वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो तमिलनाडु वाले बॉक्स को अलग से लिखा है, तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, रीजन ड्यू टू, ठीक है, वो तो अलग रीजन है, बट मुझे इतना ही याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, ठीक है। उसके बाद ये रहा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब देखो क्वेश्चन में बस मुझे इतना जानना है, 2 वर्ड, कि रिट्रीटिंग जो साउथ वेस्ट मानसून है वो रेन लाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया में। तो ये चीज क्या मेरे नोट्स में है? तो देखो लिखने का तरीका देखो, वेदर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। तो यहां पर ना सारा फोकस जब ये आप पढ़ोगे रिट्रीटिंग मानसून में, तो वो बता रहा है कि कहां क्या है, कहां पर गर्मी हो रही है, कहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहां का टेम्परेचर घट रहा है, कहां बारिश हो रही है, जब मौसम रिट्रीट हो रहा है मानसून। तो बस ऐसे ही ना आपको पॉइंट बनाने हैं कि नॉर्थ में क्या हो रहा है, ईस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है रेन हो रही है, ठीक है, और यही यहां पर आपको ध्यान देना था कि रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। समझ में आ रहा है कि यार अगर नोट्स बनाने भी हैं तो कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलो आई होप यार ये मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन, और यहां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिनिटी पर क्वेश्चन आया है। नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी। आपकी एनसीईआरटी में कई सारे सीज दिए हुए हैं, रेड सी, आर्कटिक सी, पैसिफिक सी, अटलांटिक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। मैंने कहा था वीडियो में, और मैंने खुद, आप देख रहे हो कि मैंने अलग से हाईलाइट करके बताया भी है कि हर सीज को एक लिस्ट बना लो और साथ में उसकी सैलिनिटी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। और ये मैं प्रूफ के साथ भी दिखाता हूं यार, ये देखो मैंने प्रॉपर नोट्स में दिया हुआ है, बाल्टिक सी, ब्लैक सी एक साथ, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, बे ऑफ बंगाल सी, अरेबियन सी, पूरी एक लिस्ट दी हुई है, और साथ में उनकी सैलिनिटी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। और क्वेश्चन यहीं से फंसा है, और कहां से फंसेगा यार, ये देखो। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, द मॉनसून, अरे यार ये तो पुरानी क्वेश्चन है क्या, एक मिनट ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन, इधर देखो नॉर्थ सी की बात कर रहा है, ठीक है।
यहाँ नॉर्थ सी की बात कर रहा है। मैं भी अपने नॉर्थ सी में देखता हूँ कि जो इसने पूछा है, क्या मेरे पास नोट्स में है, रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लेटीट्यूड। नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लेटीट्यूड, मतलब हायर लेटीट्यूड वाला पॉइंट तो ठीक है, वो है रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी। ठीक है, अब देखो इसने कैसे खेल दिया, यहाँ हाई का लो कर दिया बस। ठीक है, तो चीज बिल्कुल दिख रही है एकदम वर्बैटिम। इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लेटीट्यूड रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये लो नहीं होगा, या हाई होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाल्टिक सी, अब देखो बाल्टिक सी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको हटा देता हूँ, बाल्टिक सी वाले पे आ जाते हैं। ये रहा बाल्टिक सी, कह रहा है कि रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इनॉर्मस फ्रेश वाटर इनफ्लक्स ऑफ रिवर। बिल्कुल सेम है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है आपके नोट्स में पॉइंट और आपके पेपर में पॉइंट। द मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, हाई सैलिनिटी। ब्लैक सी हैज हाई सैलिनिटी, ब्लैक सी हैज लो सैलिनिटी। अब देखो ये गलत कर दिया इसने, हाई कर दिया, तो ये भी गलत, 2 और 3 सही होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत शानदार चीज दिखाता हूं। देखो जैसे जब आप पढ़ रहे हो बुक से या नोट से, कैसे थोड़ा सा ना चीजों को बेहतर करते हैं। अब यार यहां पर ना इन्होंने सारे सीज की जो सैलिनिटी है ना वो अलग अलग दे दी है, वही रॉ फॉर्मेट, ब्लैक सी की अलग दे दी, बाल्टिक सी की अलग दे दी, मेडिटेरेनियन की अलग दे दी, इंडियन की अलग दे दी। पर जब नोट्स बनाओगे तो इकट्ठा कर लो सबको, ताकि आपको याद करना आसान हो। जैसे मैंने देखो कैसे मेंशन किया है, बाल्टिक और ब्लैक सी को एक बॉक्स में डाल दिया, क्यों? क्योंकि दोनों ही लो सैलिनिटी के पॉइंट्स हैं। नॉर्थ सी को अलग रखा है क्योंकि यहां इंस्पाइट आ गया। इंस्पाइट मतलब वही वाला कीवर्ड कि यार इस लोकेशन के यहां होने के बावजूद भी यहां आपको हाई सैलिनिटी देखने को मिलेगी, तो एक एक्सेप्शन आ गया, तो यहां पर ये एक पॉइंट आ गया। फिर मैंने देखो मेडिटेरेनियन और रेड सी को एक साथ रख लिया। समझ रहे हो कि यार चीजें, आप कहते हो ना कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, आप याद कर कहां से रहे हो भाई? एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, बट उस एनसीईआरटी को याद करने लायक बनाओ थोड़ा सा। ठीक, अब देखो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूं, अगली बार क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और ये पूछ चुका है, ये आपको बनाना है अपने नोट्स में। सैलिनिटी इधर अलग अलग सीज तो दे दिया, अब जो आपके यहां पर ये है रेड सी, ठीक है, पर्शियन गल्फ, अटलांटिक सी, सॉरी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी। अब इसमें ना आपको यहां पर अपने नोट्स में ये ऐड जरूर कर लेना कि जो सैलिनिटी है वो बढ़ रही है या घट रही है यहां पर। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक पॉइंट इस तरीके से ऐड कर लेना। देखो मैंने मैप में भी बनाया कि इस तरीके से ये बढ़ रही है, ठीक है, सॉरी घट रही है, ठीक है, ये घट रही है क्योंकि रेड सी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, फिर अरेबियन, फिर बे और फिर अंडमान। तो एक पूरा साइक्लिक चेन देखने को मिलेगी। मतलब यूपीएससी ना यार ऐसे ही दिमाग लगाता है, और ये कहीं से ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं अलग से मेरे को यूपीएससी दे के गई है दिमाग। ये मैंने यूपीएससी का एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें यूपीएससी ने इस तरीके से खेल खेला था कि एक पैटर्न पूछा था, तो वो पैटर्न मैंने अपने नोट्स में डाल दिया। तो ऐसे पीवाईक्यू को भी ऐड करना है, ठीक है। ये चीज दिख गई भाई, बिल्कुल तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे यूटिलाइज करनी है एनसीईआरटीज। बात वही है यार, पढ़ हर कोई रहा है पर सिलेक्शन कुछ ही का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ने का तरीका ये है। और यहाँ यार ये खत्म हो जाता है हमारा एनालिसिस। 13 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, ठीक है, 13 में से 12 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी, ठीक है, और नोट्स दोनों में से दिखाए। उम्मीद करता हूँ यार ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कितनी ज़रूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। आपको पता है, देखो मैंने कुछ नया नहीं बताया, आप सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, पर एक जो फोमो है ना बना हुआ दिमाग में कि यार मेरा दोस्त तो वो पढ़ रहा है दूसरी किताब, मेरा दोस्त तो उस इंस्टीट्यूट का वो मटेरियल पढ़ रहा है, उसने तो मुझे जीसी लियोंग पढ़ने के लिए कहा था, सब हटा दो यार, भरोसा रखो अपनी एनसीईआरटीज पर, ठीक है। और जिसके पास नोट्स है वो नोट्स पर, क्योंकि नोट्स कहीं से नहीं बने, आपकी एनसीईआरटी के थोड़े से फॉर्मेशन बदल दिए, बस हैंड से बनाए हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ यार ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगला एनालिसिस कौन से टॉपिक का चाहिए ये आप बताओगे, ठीक है। मिलते हैं उस अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।